अशोक जी, क्या हम जो एक ट्रेंड देख रहे हैं कि हर पार्टी के सेकंड मैन को टारगेट करो, उसको तोड़ो, अपनी पार्टी में लाओ और फिर सरकार गिराओ और अपनी सरकार बनाओ, जो फार्मूला हम एक ट्रेंड पूरे तमाम देश भर में देख रहे हैं, क्या दिल्ली में भी आपको लगता है वही करने की कोशिश की गई, वो कामयाब नहीं हो पाई? नहीं, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है कि दिल्ली में ये कोशिश की गई या देखिए, जहां जहां सत्ता परिवर्तन हुआ है और बीजेपी ने तोड़ा है, वहां एक मूवमेंट चला है। एक सिंगल आदमी नहीं चलता। उसके पास एक विधायक होते हैं, वो विधायकों का नेता होता है। उसके पास एक गुट है। एक नाथ शिंदे के पास एक गुट था तो चले गए। वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ फॉलोअर्स थे, 10-15 तो चले गए। ऐसा आम आदमी पार्टी में सारे फॉलोअर्स केजरीवाल के हैं। केजरीवाल की अपनी पार्टी पे जबरदस्त पकड़ है। अभी तक ऐसे कोई लोग नहीं मिले कि जो एमएलए नाराज हो गए, उनको समझाने कोई चला गया हो या कोई अलग गुट कहीं बैठ के मीटिंग कर रहा हो। ऐसी कोई बात नहीं। ये पूरा ये ड्रामा जो चल रहा है, जो नौटंकी चल रही है, तो सिंह साहब भी एक पहले एक प्रोग्राम में भी हम बात कर रहे थे। ये बेसिकली आपने देखा होगा कई दिनों से फोकस सिर्फ अभी यही चल रहा है, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, जैसा देश में बाकी कोई चीजें है ही नहीं। और बहुत सारी चीजों पे इस पे कपड़ा भी डाला जा चुका है। दूसरी बात, केजरीवाल दिल्ली में एक उन्होंने जगह बनाई। बीजेपी ने बहुत प्रयास किया, शाहीन बाग और क्या क्या नहीं सब परसेंटेज और हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया, फिर भी वो उनको सक्सेस नहीं मिल पाई। तो एक एक हो गया था कि केजरीवाल ये दिल्ली वंडर है, आगे नहीं जा सकते। पंजाब में सरकार बनाने के बाद, भले ही किसी भी कारण बनाई, ये बीजेपी से पुरानी नई पार्टी है। बीजेपी के हिसाब से बीजेपी अपनी इतनी घुसपैठ नहीं कर पाई जितनी इन्होंने की, कारण कुछ भी हो। लेकिन एक ऐसी रीजनल, यदि हम इसको रीजनल दल माने सिर्फ दिल्ली तक सीमित, ये ऐसा एक दल है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, बाकी तो सब एक एक राज्य तक सीमित है। अब उसके बाद एक गुजरात में चले गए। गुजरात में नरेंद्र मोदी के एक जो एक आशा है, अभिलाषा है उनकी, एक बहुत बड़ी उनकी उनकी एक ग्रिल है कि किसी भी हालत में हमें 150 का आंकड़ा छूना है, क्योंकि सोलंकी का जो 149 है उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। क्योंकि 35 साल तक बीजेपी का राम राज्य है वहां पे, यहाँ पे लगातार 2 टर्म की सरकार है, पैसा है, सब कुछ होते हुए भी यदि आप 150 क्रॉस नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं वो टीस है। और जब इस बार उनको लगा कि हम 150 पार कर पाएंगे, तो बीच में आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई। आम आदमी पार्टी वहां पे कांग्रेस की यदि जगह लेती है तो वो बीजेपी के लिए एक परेशानी खड़ी कर देती है। आम आदमी पार्टी को आप यूं ही रीजनल पार्टी करके निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पंजाब में घुस के सरकार बना ली। यदि गुजरात में लीडर ऑफ अपोजिशन उनके पास आ जाता, दूसरे नंबर पे आ जाती है, फिर आने वाले कई चुनाव गुजरात में डिफिकल्ट होंगे। और यदि बीजेपी को गुजरात में वो घेरते हैं, तो फिर बाकी राज्यों में आम आदमी पार्टी का क्रेज भी बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी का नाम भी। ये एक डर बीजेपी को है। ये भ्रूण हत्या करना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये गबरू जवान बड़ा हो जाएगा तब तक बीजेपी बुढ़ापे पे होगी और फिर इसको संभालना मुश्किल होगा। इसलिए इसको घेरने का प्रयास। घेरेंगे कैसे आप? इनका सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है कि हम विकास की राजनीति करते हैं, हमारे पास स्कूल अच्छे हैं, हम ये करते हैं, और हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल जगह नहीं देते। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के उस आंदोलन से ही उत्पत्ति हुई आम आदमी पार्टी। तो जहां जिसका यूएसपी है वही उसको घेरो, और ये दारू के कांड में उन्होंने घेर लिया। मैं मान ही नहीं सकता कि इसमें पैसे का खेल नहीं हुआ। जहां दारू है वहां पैसे का खेल है। आजकल राजनीति की बिना पैसे की नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी के पास पैसा है, वो खर्चा करते हैं, पैसा आता है। लेकिन थोड़ा इन्होंने इस बात को ध्यान रखना चाहिए था कि जब पैसा कमाना ही है तो इतना इंटेलिजेंटली कमाते कि लोगों के नजर में नहीं आते। ये जो एक्साइज पॉलिसी बदली और बिल्कुल पंजाब के चुनाव के पहले बदली, और इसका पंजाब में बहुत ज्यादा पैसा मिला और किन किन कंपनियों का फायदा हुआ, ये जो सारी सामने चीजें थी, ये ऐसा नहीं कि ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया हो। आप यदि कुछ अखबार जिसकी इसकी खिलाफत करते थे या जो बीजेपी के नेता इसके खिलाफ वक्तव्य देते थे, डॉक्यूमेंट देते थे, यदि वो उठा के देखे तो वही हुआ जो फिर सीबीआई ने वही उन्हीं लोगों को चार्जशीट किया। ये ऑब्वियस हो रहा था। इसके पहले दिल्ली में पब नाम की कोई चीज, बहुत पूरे कैनॉट प्लेस में घूमो तो 2 या 3 बार थे या 4-5 बार होते थे, जो पुराने होटल थे, रेस्टोरेंट, उनके बार का लाइसेंस था। केजरीवाल जी ने ऐसे लाइसेंस बांटे कि आपको कैनॉट प्लेस में आपको 600-700 बार मिल जाएंगे। गली कुचे में बार और पब खुल गए। उसमें बहुत ज्यादा जबरदस्त पैसा लिया गया था। ये भी अशोक जी, एक सवाल है हाँ, कि सत्येंद्र जैन को फंसाने के लिए दूसरी चीजें ढूंढी गई,
अगर मनीष सिसोदिया को टारगेट करना होता तो आबकारी नीति नहीं होती तो कोई और नीति होती। अगर मकसद राजनीतिक है, जो दूसरे राज्यों में भी हमने देखा, तो मैंने कुछ क्या ना कुछ कहा, तरीके तो ढूंढ ही ली जाता था। मैं जी तो आगे कहता हूं, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां दारू के ठेकों में पैसा नहीं लिया जाता और जिसमें गड़बड़ी नहीं होती। कई राज्यों में तो बहुत अजीब अजीब कानून बना लिए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का राज्य है, वहां एक इन्होंने कारपोरेशन बना दिया दारू का, और वो कारपोरेशन क्या करता है, ठेके जो नीलाम हुए उस ठेके पे कौन सी दारू बिकेगी ये कारपोरेशन तय करता है। तो कारपोरेशन को पहले चढ़ावा चढ़ाओ, अपना ब्रांड उसमें रजिस्टर करवाओ और उसका सप्लाई करवाओ, क्योंकि कई ऐसे ब्रांड है वो जो पैसा नहीं देते, कारपोरेशन में रिश्वत नहीं देते उनको, मतलब एक बार आपने ठेके बेचने में पैसा खाया, उसके बाद ये निरंतर पैसा आना चाहिए करके एक नया सिस्टम बना के रखा। अब भाई सरकार का क्या मतलब है, कोई भी ब्रांड पब्लिक जिसको चाहे, जो ब्रांड चाहे पिए, जो ब्रांड नहीं चाहे नहीं पिए। ये आपका कौन सा कारपोरेशन है ये तय करेगा कि ये ब्रांड जाएगा और ये ब्रांड नहीं जाएगा? तो इससे भी ज्यादा भयानक केसेस है। तो जहां नशाबंदी है वहां भी दारू आय का स्रोत है, नशा वो दूसरे तरह से। मुकेश जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, हालांकि सिंह साहब थोड़े इससे इत्तेफाक नहीं रखते, वो कहते कि एकदम दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं क्योंकि मैं इसको प्रमाण भी सामने ला के दे सकता हूं। जिन जिन राज्यों में दारूबंदी है वो नेताओं का बड़ा खेल है, सबसे ज्यादा पैसा नेताओं के पास जाता है। जब आपके पास दारू होती है तो उसमें 10% की आप रिश्वत खा सकते हो, 90% तो स्टेट एक्सचेकर में जाता है। जहां दारूबंदी है वहां 100% नेता के पॉकेट में जाता है। आप किसी भी दारू वाले स्टेट में जाइए जहां दारूबंदी नहीं है, आप किसी भी होटल में जाएंगे, आपका बैग लेके जो आता है पोर्टर, वो आपको सैल्यूट करता है, उसको 10 रुपए दे दो, वो चला जाता है। गुजरात और बिहार ये ऐसे दो राज्य हैं जहां वो बैग रखने के बाद रुकता है और फिर धीरे से पूछता है कि सर आप कौन सा ब्रांड पीते हैं ये बता दीजिए, शाम तक मैं ले आऊंगा। और रूम डिलीवरी ऑन ब्रांड और जीनियन ब्रांड गारंटी के साथ देता है। वो पैसे ज्यादा लगते हैं। कहां से आता है भाई, जब दारू बंदी है तो दारू कहां से बिक रही है? फिर ये नकली दारू से मरने वाले लोग, ये नकली दारू बिना सरकार के और बिना पुलिस के मिली भगत से होता है क्या? दारू बंदी करना मतलब आपको अथाह पैसा कमाने की लालच है। सोने की मुर्गी अंडा देने वाली मुर्गी नहीं, आपको मुर्गी ही काट के खाना है, तो आप दारूबंदी कर लीजिएगा। यही कारण है कि आज बिहार में भी हो रहा है और गुजरात में सालों से है। गुजरात में जो लोग दारू के लिए जाने जाते हैं, जो दारू का पैसा जिनके पॉकेट में जाते हैं, वो दुर्भाग्यवश केंद्र में मंत्री बने हैं बड़े बड़े पदों। ये तो वस्तुस्थिति है। तो मैं ये नहीं कहता कि यहां सिर्फ करप्शन हुआ है, आपको घेरना है क्योंकि आपको गुजरात में तकलीफ हो रही है और आपको इनका बिल्कुल ऐसा नाम बता देना है कि ये भी बदनाम है, ये भी फ्रॉड है। लेकिन ये केजरीवाल है, ये मोदी के एकलव्य है, मोदी से 2 कदम आगे जाते हैं। ये उनको फ्रॉड कर रहे हैं, ये उनको फ्रॉड कर रहे हैं। अब जनता तय करेगी गुजरात की कि बड़े फ्रॉड कौन है और किसको छोटा फ्रॉड और बड़ा फ्रॉड माना जाता है, किसको बड़ा भ्रष्ट और छोटा भ्रष्ट माना जाता है। फ्रॉड चाहिए या छोटा फ्रॉड चाहिए, ये भी तय ये दोनों में से तय करना है, लेकिन फ्रॉड तो सभी है। जी तो इसीलिए मुझे लगता है इन्होंने जो कहा कि हमारी पार्टी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो भाई तुमको नोटिस दे के एक आदमी से पार्टी थोड़ी टूटेगी। मनीष सिसोदिया के पास कितने लोग हैं? क्या मनीष सिसोदिया ने टिकट बांटे हैं? वहां तो एक ही आदमी है, केजरीवाल। जैसा बीजेपी में कोई सांसद टूट नहीं सकता, वहां एक ही आदमी है, नरेंद्र मोदी। जहां बहुत सारे होते हैं, लॉबीज होती, वहीं टूटे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस टूटी, शिवसेना टूटी, वहां कांग्रेस कर्नाटक में टूटी, कांग्रेस गोवा में टूटी। कांग्रेस इज मोस्ट फ्रेजाइल पार्टी, बेचारों को थोड़ा धक्का लग जाता टूट जाती, बिल्कुल डेलिकेट पार्टी। बिल्कुल। तो सतीश जी, अभी जो इन्होंने कहा अशोक जी ने कि मनीष सिसोदिया के साथ कोई बंदे ही नहीं थे, कोई मतलब एमएलए ही नहीं थे, तो क्या तोड़ेंगे? महाराष्ट्र में भी उस समय किसको पता था कि शिंदे के पास इतने विधायक हैं, इतने चले जाएंगे? ये तो बाद में खुला ना। जी ना नहीं। मैंने जब शिंदे का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए उछला था, तब मैंने कहा था कि ये शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि 2014 में जब सरकार बनी थी तो यही शिंदे विद्रोह करके गया था। 2014 में शिंदे के कारण ही शिवसेना को नीचे मुंडी करके सरकार में जाना था। जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने तो शिवसेना उस सरकार का पार्ट नहीं थी।
मुख्यमंत्री पद का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एनसीपी के मदद से पास हुआ था। उसके 3 महीने बाद नागपुर का सेशन था, नागपुर अधिवेशन था, एक नागपुर में अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन के पहले शिंदे ने बोल दिया था या तो सरकार में चले जाइए, साथ में सरकार बना लेते हैं, नहीं तो फिर हम एक गुट होकर सरकार का समर्थन करें। और इसी कारण जिस बात पे ये अड़ लिए थे कि उप मुख्यमंत्री पद चाहिए और 2 और मंत्रालय चाहिए, वो लिए बगैर शिवसेना सरेंडर होके चली गई थी। तो ये कच्चा दुआ तब से नहीं था। शिवसेना में ठाणे ये बाल ठाकरे के लिए भी तकलीफ का मामला था। जिनको अपना ये भगवान मांगते हैं दिघे साहब, वो भी बाल ठाकरे को आंखें दिखाते थे। तो वो बदलाव तो वहां से था। सबको मालूम था कच्चा चिट्ठा यही है, यही छेद होगा, और वही लगातार वो मार रहे थे, हथौड़ा हो गया।